हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स कट इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हाइड्रॉइड कॉलोनी के बारे में, जिसको पढ़ने के लिए हमें ओबिलिया के बारे में पढ़ना होता है। यानी हम समझेंगे ओबिलिया के अंदर जो हाइड्रॉइड कॉलोनी है उसके क्या फीचर्स होते हैं, उन सभी चीज़ों को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कर लीजिए। तो चलिए डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि है हाइड्रॉइड कॉलोनी। यानी अगर मुझे हाइड्रॉइड कॉलोनी के बारे में डिस्कस करना है, हाइड्रॉइड कॉलोनी के बारे में पढ़ना है, तो इसके लिए मुझे पढ़ना होगा ओबिलिया को। किसके बारे में पढ़ना होगा? ओबिलिया में पढ़ना होगा हाइड्रॉइड कॉलोनी के बारे में। तो आज समझेंगे कि हाइड्रॉइड कॉलोनी क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसके स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें डिस्कस करनी होती है। ये सभी चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जनरली आपने हाइड्रा के बारे में पढ़ा था। अगर मैं थोड़ा सा हाइड्रा के बारे में बात करूं तो हाइड्रा में हमने देखा था कि हाइड्रा के अंदर एक ससाइल फॉर्म प्रेजेंट होता है। ससाइल ससाइल फॉर्म प्रेजेंट होता है, ससाइल या सेडिनेटरी फॉर्म प्रेजेंट होता है। ससाइल का मतलब क्या है कि जो एक सबस्ट्रेटम के साथ फिक्स हो, अटैच्ड हो। यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं? फिक्स्ड विद द सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम यानी जो हाइड्रा के अंदर आपको एक कॉलोनी, एक पॉलिप फॉर्म देखने को मिलता है। और पॉलिप फॉर्म क्या होता है? ससाइल नेचर का होता है। वो सबस्ट्रेटम या बेस के साथ फिक्स होता है। बेस के अंदर ही मतलब क्या है, किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं देखने को मिलता। तो हाइड्रा के अंदर आपको क्या है, एक ससाइल कॉलोनी देखने को मिलता है, जिसको हम पॉलिप बोलते हैं। जिसको क्या बोलेंगे? पॉलिप बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। लेकिन हाइड्रा के अलावा दूसरे जो भी हाइड्रोजोन्स है, ठीक है, हाइड्रा के अलावा जो दूसरे हाइड्रोजोन है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं ओबिलिया, तो ओबिलिया भी क्या है? एक टाइप का हाइड्रोजोन है। हाइड्रोजोन है ये। हाइड्रोजोन का मतलब क्या है? जो पानी के अंदर प्रेजेंट है। तो इस ओबिलिया के अंदर आप देखेंगे कि इसके अंदर आपको दो फॉर्म देखने को मिल जाता है, जिसमें से एक को हम बोलते हैं पॉलिप फॉर्म, ठीक है, या इसी को हाइड्रेंथ या फिर हाइड्रोइड बोलते हैं, हाइड्रोइड कॉलोनी बोलेंगे। और दूसरा होता है मेड्यूसा फॉर्म। दूसरा क्या होगा? मेड्यूसा फॉर्म होगा। तो ये दो फॉर्म्स हैं जो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एक पॉलिप होता है और एक मेड्यूसा होता है। जो पॉलिप फॉर्म है, ये पॉलिप फॉर्म क्या होता है? ससाइल होता है, यानी ये फिक्स्ड होता है, ठीक है। ये कैसा होगा? ये आपका फिक्स्ड होता है, ठीक है। यानी ये मोशन नहीं कर सकता है, ये ससाइल नेचर का होता है। फिक्स का मतलब ससाइल होगा, ठीक है। ससाइल या सेडिनेटरी बोल सकते हैं। जैसे कि आप ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हो, ये डायग्राम के अंदर क्या है? ये जो फॉर्म है ये इसका पॉलिप फॉर्म, या इसको हाइड्रोइड कॉलोनी या हाइड्रेंथ फॉर्म बोलते हैं। तो ये फॉर्म क्या है? मूव नहीं कर सकता। ये क्या है? फिक्स रहता है, ठीक है। अब क्योंकि ये फिक्स रहता है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? पॉलिप फॉर्म बोल रहे हैं, ठीक है। सो ये बात आपको याद रखनी है। तो आज की जो लेक्चर में हमें जो डिस्कस करना है वो इसके हाइड्रोइड कॉलोनी के बारे में ही डिस्कस करना है। यानी ये इसके फिक्स्ड कॉलोनी के बारे में बात करना है, जो मोशन नहीं कर सकता, मूव नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसको अगर मुझे पढ़ना है तो पढ़ने के लिए मैंने क्या यूज किया? ओबिलिया का यूज किया। तो ये ओबिलिया का हाइड्रोइड कॉलोनी है, यानी एक ऐसा कॉलोनी है जो मूव नहीं कर सकता, फिक्स रहता है, ठीक है। ये क्या रहेगा? फिक्स्ड रहता है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है कि ये जो फॉर्म है इसका, ये फिक्स्ड रहता है। इसके अंदर किसी भी तरीके का, किसी भी प्रकार का मोशन नहीं होता। तो इतनी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। सो अगर मैं ओबिलिया के हाइड्रोइड कॉलोनी के एक्सटर्नल फीचर के बारे में बात करूं तो सबसे पहले हम इसके अपीयरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। अपीयरेंस का मतलब यह है कि ये दिखता कैसे, कैसा दिखेगा, ठीक है। सो ये बहुत ज्यादा डेलिकेट स्ट्रक्चर है। डेलिकेट का मतलब बहुत फ्रेजाइल टाइप का है, ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है, ठीक है। उसके अलावा ये क्या है? सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। यानी इसके हम थोड़ा आर पार देख सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं होता। थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि ओपेक तो हो रहा है, लेकिन कंप्लीट ओपेक नहीं। जैसे थोड़ा दूधिया जैसा नहीं हो जाता कि आप जिसके आर पार नहीं देख सकते, तो सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। उसके बाद ये कैसा होगा? व्हाइटिश होगा, व्हाइटिश और लाइट ब्राउन कलर का होता है। यानी ये जो आप देख रहे हो जो कॉलोनी है, कैसा है? व्हाइटिश होगा और लाइट ब्राउन कलर का होगा। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अब अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये वाला डायग्राम यहाँ पर अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे होगे, तो ये क्या है? इसके अंदर आपको वर्टिकल ब्रांचिंग देखने को मिलती है। जैसे आपने एक ट्री का स्ट्रक्चर देखा ना, कि जैसे ट्री या पौधे के अंदर किस तरीके से ग्रोथ होता है। आप जैसे देख रहे हो कि किस तरीके से ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा देखने में क्या लग रहा है कि आपको ये प्लांट है। ये देखने में कैसा लग रहा है? लुक लाइक अ प्लांट।
ये प्लांट के जैसा आपको दिख रहा है, ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल में प्लांट नहीं होता है, ये एक एनिमल है, ठीक है, ध्यान रखना है। एक तो एनिमल है, ऊपर से ये क्या है, एनिमल पर ही फीड करता है। तो ये क्या देखने में इसका स्ट्रक्चर प्लांट है, क्योंकि इसके अंदर आप देखोगे प्लांट के जैसा ब्रांचिंग हो रहा है, वर्टिकल ग्रोथ हो रहा है, यानी ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। सो वर्टिकल ग्रोथ आपको इसके अंदर देखने को मिल रहा है। सो आप देखेंगे कि इसके अंदर क्या है, वर्टिकल ब्रांचिंग आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। सो वर्टिकल ब्रांचिंग कैसे होगी, तो यहाँ पे जब इसकी ब्रांचिंग के बारे में बात करें तो स्टार्ट कैसे होता है, हाइड्रोकैलस से होता है, ठीक है। हाइड्रोकैलस के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है ये हाइड्रोकैलस है। तो अभी हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले इस पूरे डायग्राम को अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद फिर पीपीटी की मदद से इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। सो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो बेसिकली ये एक हाइड्रोइड कॉलोनी है ओबिलिया का, ठीक है। अब इस हाइड्रोइड कॉलोनी में डेवलपमेंट कैसे होता है, तो आपने सीड का डेवलपमेंट कैसे देखा है उसी तरीके से होगा। यहाँ पे जो नीचे वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम हाइड्रोराइजा बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर, जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है हाइड्रोराइजा। ये आपका हाइड्रोराइजा स्ट्रक्चर होगा, यानी ये बिल्कुल क्या है, बिल्कुल रूट के जैसा वर्क करता है, ठीक है। और यहां से डेवलपमेंट होता है, यहां से इस तरीके से वर्टिकल ऊपर की तरफ डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है, और इसको हम क्या नाम देते हैं, हाइड्रोकैलस बोलते हैं। या आप बोल सकते हो ये बिल्कुल वैसा होता है जैसे स्टेम के जैसा होता है। ध्यान रखना है ये प्लांट नहीं होता, ये एनिमल है, ठीक है। सो यहां पर क्या होगा कि ये हाइड्रोराइजा है, ये क्या होगा, हाइड्रोराइजा बेसिकली इसको बेस से या सबस्ट्रेटम से फिक्स रहने में हेल्प करता है, यानी यहां पर क्या होगा, बेस होगा कोई ये, ठीक है। और बेस क्या हो सकता है, कोई भी स्टोन हो सकता है, कोई भी आप वुड लॉग बोल सकते हो, या किसी भी एनिमल का जो स्केलेटन पहले से पड़ा हुआ है उसके ऊपर ये ग्रोथ कर सकता है। तो ये हाइड्रोराइजा का काम क्या होगा कि ये बेस से इसको अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा, इस तरीके से ये बेस से अटैच्ड होगा, ठीक है। उसके ऊपर यह हाइड्रोकैलस का डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है। अब जब हाइड्रोकैलस का डेवलपमेंट होना स्टार्ट होगा तो होने के बाद ये वर्टिकल डेवलपमेंट हो रहा है। वर्टिकल का मतलब ये ऊपर की तरफ ऐसे डेवलप कर रहा है, ठीक है। अब जब ये ऊपर की तरफ डेवलप करेगा तो उसके बाद यहाँ पर ब्रांचिंग होनी स्टार्ट होगी। तो हर एक ब्रांच जो अल्टीमेटली ओपन जो होता है, ये जैसे ही अल्टीमेट ओपन होता है, ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देख रहे हो जिसके अंदर ये कुछ इस तरीके से फैला हुआ स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं हम हाइड्रेंथ। इस स्ट्रक्चर, ये बड़ा सा खुला हुआ स्ट्रक्चर, इसको क्या नाम देंगे, हाइड्रेंथ। ये स्ट्रक्चर इसका हाइड्रेंथ स्ट्रक्चर कहलाएगा, ये बात आपको याद रखनी है। ये जो हाइड्रेंथ स्ट्रक्चर है, इस हाइड्रेंथ स्ट्रक्चर पे इस तरीके की ये बड़ी सी ओपनिंग देख रहे हो, ये इसका माउथ पार्ट है, और उसके जस्ट इधर ये जो इस तरीके से लाइन लाइन स्ट्रक्चर देख रहे हो, इनको हम टेंटिकल्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, टेंटिकल्स बोलते हैं। और इन्हीं टेंटिकल्स के अंदर निमेटोसिस्ट या निमेटोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या है, एनिमल को कैप्चर करने में काम करता है या फूड को कैप्चर करने में काम करता है। और ये माउथ के थ्रू ये मतलब इसको अंदर भेज देता है, गैस्ट्रोडर्मिस के अंदर भेज देता है। अब ये गैस्ट्रोडर्मिस क्या होता है, अभी जब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तब इसको समझेंगे, ठीक है। सो अभी बाहर से ध्यान रखना है कि हाइड्रोकैलस के अंदर ग्रोथ होता है, उसके अंदर ब्रांचिंग होगा। ब्रांचिंग होने के बाद जो सबसे पुराना जो अल्टीमेट ग्रोथ होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, हाइड्रेंथ के अंदर कन्वर्ट होगा। हाइड्रेंथ के अंदर इस तरीके से आप देखोगे कप शेप होता है, यानी ऊपर से, तो जैसे नीचे से देख रहे हो ये जो जहां से अटैचमेंट होता है इसको बोलते हैं पैरोक्सिमल एंड, और ये जो बाहर वाला होता है, जो ऊपर वाला साइड वाला, ये जो साइड वाला होता है इसको क्या बोलते हैं, डिस्टल एंड बोलते हैं। इसको क्या नाम देंगे, इसको डिस्टल एंड नाम देंगे। तो ये जो डिस्टल एंड है, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो जो डिस्टल एंड है, वो डिस्टल एंड कैसा होता है, फैला हुआ आता है। पैरोक्सिमल एंड ये इधर वाला होगा पैरोक्सिमल एंड, यानी जो मेन ब्रांच से अटैच होता है वो पैरोक्सिमल एंड होता है, ये इस आपका पैरोक्सिमल एंड है। और ऊपर की तरफ ये जो खुल रहा है वो उसका डिस्टल एंड होगा। तो डिस्टल एंड थोड़ा सा फैला हुआ होता है, नीचे वाला जो एंड है जो पैरोक्सिमल एंड है वो थोड़ा सा टैपर्ड होता है, पतला स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सो ये बात आप अच्छे से इसके बारे में याद रखेंगे। और इसके डिस्टल एंड से ही आपको इस तरीके से टेंटिकल्स निकलते हुए दिखेंगे। और ये टेंटिकल्स का काम क्या है कि प्रे को कैप्चर करने का काम करता है। इसी के अंदर निमेटोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो किसी को भी मतलब किसी भी प्रे को बिल्कुल क्या कर सकते हैं, अनकॉन्शियस कर सकते हैं या उसको इनएक्टिव करने का काम करता है, ठीक है। सो ऊपर की तरफ ये ब्रॉड होगा, फैला होगा, कप शेप स्ट्रक्चर बनाता है, ध्यान रखना है। अभी जब हाइड्रेंथ क्या होता है, जब थोड़े से ओल्ड हो जाते हैं तो इसी के इस एक्सिस से आप देखोगे एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर और डेवलप हो रहा है, ठीक है। इस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को हम गोनेंजियम बोलते हैं, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये वाला, इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे गोनेंजियम, ठीक है। सो मैं इसको यहां मेंशन कर देता हूं। तो लेट मी फर्स्ट चेंज द कलर सो दैट कि आप इसको आसानी से याद कर पाओ। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये अलग वाला,
इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं गोनेंजियम। ठीक है, और गोनेंजियम कब डेवलप होगा, जब ये हाइड्रेंथ वाला पार्ट क्या है थोड़ा सा ओल्ड हो जाता है, तब इसके एक्सिस से इस तरीके का स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसको हम गोनेंजियम बोलते हैं। ठीक है, सो ये गोनेंजियम डेवलप हो जाएगा। अब ध्यान देंगे कि ये जो हाइड्रोइड कॉलोनी है, अब इसके अंदर ये जो दो डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, अब इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, जॉइड बोलते हैं। ये जो दो अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर बन रहे हैं ना, यहाँ पे आप देख रहे हो कि जॉइड की बात करें तो ये यहां पर ध्यान रखना है कि इसके हाइड्रोइड कॉलोनी में आपको दो डिफरेंट टाइप के जॉइड देखने को मिलता है। ठीक है, क्या है, दो डिफरेंट टाइप के जॉइड देखने को मिलते हैं। और ये जो दो डिफरेंट टाइप के जॉइड कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका हो जाएगा हाइड्रेंथ, एक हो जाएगा हाइड्रेंथ जिसको आप पॉलिप भी बोलते हो। ठीक है, ये फिक्स होता है। और दूसरा है आपका गोनेंजियम, ये आ जाएगा गोनेंजियम। ठीक है, तो ये जो हाइड्रेंथ होता है, ये हाइड्रेंथ को हम न्यूट्रिटिव जॉइड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिटिव जॉइड। न्यूट्रिटिव जॉइड को क्यों, इसको न्यूट्रिटिव जॉइड क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसी के थ्रू न्यूट्रिशन ये गेन करता है। यानी जो आपका ओबिलिया है, ओबिलिया की जो एक हाइड्रोइड कॉलोनी है, वो न्यूट्रिशन गेन करने के लिए किसका यूज करते हैं, इस वाले स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं, इस वाले स्ट्रक्चर का या हाइड्रेंथ का यूज करते हैं, इसलिए इसको हम न्यूट्रिटिव जॉइड बोलते हैं। ठीक है, न्यूट्रिटिव जॉइड को हम एक और नाम से जान सकते हैं, इसको हम गैस्ट्रोजॉइड्स भी बोल सकते हैं, इसको गैस्ट्रोजॉइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। या इसके अलावा ट्रोफोजॉइड्स भी बोल सकते हैं, इसको ट्रोफोजॉइड्स भी बोल सकते हैं। तो ये इसके अलग अलग नाम है जो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये बेसिकली कर क्या रहे हैं, ये इसको हेल्प करते हैं न्यूट्रिशन गेन करने में। अब क्योंकि ये न्यूट्रिशन गेन करने में हेल्प करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, हाइड्रोजॉइड या गैस्ट्रोजॉइड बोल सकते हो, या फिर आप क्या बोल, इसी को हम क्या नाम दे सकते हैं, ट्रोफोजॉइड भी नाम दे सकते हैं। तो ये बात इसके बारे में आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये है गोनेंजियम। ये जो गोनेंजियम वाला स्ट्रक्चर है, यहां से क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर आप देखोगे कि एक इसके अंदर जब मतलब रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन होने के बाद यहां से मेड्यूसा का फॉर्मेशन होता है। यहां का क्या होगा, मेड्यूसा का फॉर्मेशन होगा। तो ये बेसिकली सेक्सुअल जॉइड है जो कि मेड्यूसा का फॉर्मेशन करता है। और ध्यान रखना है कि मेड्यूसा ससाइल नहीं होता, ये फ्री स्विमिंग होता है, ये पानी के अंदर मूव कर सकता है। ठीक है, ये कैसा होता है, आपका फ्री स्विमिंग होता है, ये आपका फ्री स्विमिंग होगा। ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, तो ध्यान रखना है कि जब हम हाइड्रोइड कॉलोनी के बारे में बात करते हैं, तो हाइड्रोइड कॉलोनी में इनिशियली सिर्फ दो ही फॉर्म देखने को मिलता है, एक होता है हाइड्रेंथ या जिसको पॉलिप बोलते हैं, और दूसरा क्या होता है, गोनेंजियम होता है। तो जब सिर्फ दो फॉर्म प्रेजेंट होंगे तो उस केस में हम बोलते हैं डायमॉर्फिक। उस केस में क्या बोलेंगे, डायमॉर्फिक बोलेंगे। तो ये बात आपको याद रखना है कि जब ओबिलिया के ये हाइड्रोइड कॉलोनी के अंदर सिर्फ दो ही फॉर्म प्रेजेंट होंगे, विच इज हाइड्रेंथ और गोनेंजियम, तो जब ये दो फॉर्म बोलेंगे तब उसको बोलेंगे कि उस समय इसकी जो कॉलोनी है वो किस नेचर की है, डायमॉर्फिक नेचर की है। ठीक है, लेकिन जैसे ही यहां पर मेड्यूसा का फॉर्मेशन हो जाएगा तो उस केस में क्या है, अब इसके पास तीन फॉर्म हो गए, एक हो गया पॉलिप, दूसरा हो गया गोनेंजियम, तीसरा क्या होगा, मेड्यूसा। तो जब तीन फॉर्म का फॉर्मेशन हो जाता है तब इसको क्या नाम देंगे, ट्राइमॉर्फिक। इसको क्या नाम देंगे, ट्राइमॉर्फिक। तो ये बात हमें अच्छे से याद रखना है। डायमॉर्फिक स्टेज में सिर्फ दो ही फॉर्म होंगे, तो मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, अगर डायमॉर्फिक होगा, अगर डायमॉर्फिक स्टेज में है तो सिर्फ दो फॉर्म्स होंगे। एक फॉर्म क्या होगा आपका, हाइड्रेंथ, एक होता है हाइड्रेंथ या जिसको आप पॉलिप बोलते हो। ठीक है, और दूसरा क्या होगा आपका, गोनेंजियम, दूसरा आपका गोनेंजियम होगा। तो ये क्या होगा, ये डायमॉर्फिक स्टेज में हो गया, यानी इस समय बोलेंगे कि जो इसकी कॉलोनी कैसी है, ये आपकी डायमॉर्फिक है। लेकिन अगर जैसे ही ट्राइमॉर्फिक होगा तो उस केस में हम बोलेंगे कि यहां पर हाइड्रेंथ भी है, यहां पर हाइड्रेंथ भी है, यहां पर गोनेंजियम भी है, यहां पे गोनेंजियम भी है, और यहां पे मेड्यूसा भी है। ये तीन फॉर्म है। अगर ये तीनों फॉर्म प्रेजेंट होंगे तब उस केस में हम क्या नाम देंगे कि ये ट्राइमॉर्फिक है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाली चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम क्या करेंगे, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी सिर्फ इतना पॉइंट ध्यान रखना है कि जब हाइड्रोइड कॉलोनी का डेवलपमेंट होता है उस कंडीशन में डेलिकेट सेमी ट्रांसपेरेंट व्हाइटिश लाइट ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर होता है, जिसका डेवलपमेंट कैसे होता है, हाइड्रोकैलस से होता है। हाइड्रोकैलस का जो बेस होता है उसको हम हाइड्रोराइजा बोलते हैं।
ये बेसिकली इसको बेस से अटैच करवाने का काम करता है। हाइड्रोकैलस में जब डेवलपमेंट होता है तो उसके अंदर क्या है, फर्दर ब्रांचिंग डेवलप होती है। हर ब्रांचिंग का जो सबसे अल्टीमेट जो ग्रोथ होता है वो हाइड्रेंथ की फॉर्म में होता है, जिसके अंदर टेंटिकल्स प्रेजेंट होंगे और ये न्यूट्रिशन गेन करने के लिए यूज होता है, इसलिए इसको न्यूट्रिटिव जॉइड भी बोलेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, इसी पर्टिकुलर जो ये इसका एक्सेस है, हाइड्रेंथ का जो एक्सेल है, उसी पार्ट पे क्या है, गोनेंजियम का डेवलपमेंट होगा, जिसके अंदर से मेड्यूसा का फॉर्मेशन होता है। तो इसी तरीके का ये डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, या मॉर्फोलॉजी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सो ये जो पॉइंट अभी मैंने आपको यहाँ पे बोला है उसको एक बार समझ लेते हैं, जो जो पॉइंट हमने लिखा है। तो अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें, कॉलोनी की, हाइड्रोइड कॉलोनी की मॉर्फोलॉजी की बात करें, तो ये जो कॉलोनी है एक वर्टिकल स्टेम लाइक होगा, नहीं वर्टिकल ग्रोथ देखने को मिलता है। ठीक है, किसके थ्रू, हाइड्रोकैली के थ्रू, या इसका ये प्लूरल फॉर्म है और सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, हाइड्रोकैलस होता है। ठीक है, और इसकी हाइट लगभग कितनी कितनी जाती है, 2 से 3 सेंटीमीटर तक इसकी हाइट जाती है। ठीक है, और जनरली क्या होता है, हाइड्रोकैलस के नीचे एक रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको स्टोलन या हाइड्रोराइजा बोलते हैं, और ये क्या करेगा बेसिकली, ये क्या करता है, हेल्प इन द अटैचमेंट विद द बेस, ये बेस के साथ इसको अटैच करवाने का काम करता है, ध्यान रखना है। यहाँ पे जो ग्रोथ होगा वो सिम्पोडियल टाइप का होगा, यानी हर एक ब्रांच क्या होगा कि यहाँ पे जो ब्रांचिंग है वहाँ पे आपको अल्टरनेट मैनर में ग्रोथ देखने को मिलता है, किधर है किधर है, जैसे देख रहे हो किधर है किधर है, ये किधर है किधर है, तो ये ग्रोथ कैसा होता है, अल्टरनेट हो गया। ठीक है, सो ध्यान रखना है। इनके कॉलोनी के अंदर आपको डायमॉर्फिज्म देखने को मिल जाता है। डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, 2 फॉर्म्स देखने को मिलता है या 2 जॉइड्स देखने को मिलता है, जिसमें से एक होता है न्यूट्रिटिव जॉइड जिसको हाइड्रेंथ बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव ब्लास्टोस्टाइल या उसी को गोनिंजिया बोलते हैं। ठीक है, सो अगर 2 फॉर्म प्रेजेंट है तो डायमॉर्फिक बोलेंगे, लेकिन अगर जो ब्लास्टोस्टाइल है या जिसको हम गोनिंजिया बोलते हैं वो अगर मेड्यूसा प्रोड्यूस कर दे तब कॉलोनी कैसी हो जाती है, ट्राइमॉर्फिक हो जाती है। ये बात अभी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हम क्या बात करेंगे कि सीनोसार्क स्ट्रक्चर क्या होता है। अब इसके हम थोड़ा सा अंदर के बारे में बात कर रहे हैं। अगर इसको काट के देखेंगे तो स्ट्रक्चर कैसा हो दिखेगा। ठीक है, तो वो जो स्ट्रक्चर है, जैसे ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये नीचे वाला पार्ट क्या था, हाइड्रोराइजा, जहां से ग्रोथ डेवलप हुआ, हाइड्रोकैलस हुआ, फिर अल्टरनेट ब्रांचिंग होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस ब्रांच का इतने पार्ट को लेके इसका वर्टिकल सेक्शन काटा, तो हमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है उसको समझते हैं। ठीक है, अब जैसे ही मैंने एक स्टेम को काटा तो इस तरीके से जब मैं काटूंगा यहाँ पर, तो इस तरीके से मुझे इस तरीके से एक लिविंग सेल का लेयर देखने को मिलता है। इस तरीके से इस तरीके से एक लिविंग सेल का लेयर देखने को मिलता है। ऐसे ये स्ट्रक्चर्स आप याद रखेंगे, ये इस तरीके से एक लिविंग सेल का लेयर देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ सो दैट कि हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। तो इस तरीके से 2 सेल की लेयर देखने को मिलती है, और ये बेसिकली क्या है, हमने इतने पार्ट को थोड़ा सा बड़ा करके देखा है। ठीक है, तो ये जो 2 लेयर आ रही है, जो लिविंग सेल लेयर है, ये बेसिकली क्या है, लिविंग सेल लेयर, यानी लिविंग नेचर का होता है। ठीक है, सो ये जो 2 लेयर्स आपको देखने को मिल रही है, इन्हीं दोनों लेयर्स को हम बोलते हैं सीनोसार्क। इन्हीं दोनों लेयर को क्या बोलेंगे, सीनोसार्क। ये आपका आ जाएगा सीनोसार्क। ये बात आपको याद रखनी है कि ये जो 2 लेयर हमें देखने को मिली, इसी को हम सीनोसार्क बोलेंगे। अब इस सीनोसार्क के बीच में क्या है, कैविटी आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ये कैविटी देखने को मिल जाती है। ये बात आपको याद रखना है। इस कैविटी को अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, तो बस आपको याद रखना है ये जो कैविटी बनी है, इस कैविटी का नाम अपना भी कुछ नाम होता है, उस नाम को बोलेंगे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। इसको क्या बोलेंगे, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। अब इसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि फूड यहीं पर एंटर करेगा और यहीं पे बेसिकली एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हो रहा होता है। तो ये कैविटी क्या है, क्योंकि फूड से रिलेटेड चीजें हो रही है, इसलिए इसको क्या नाम दे रहे हैं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोल रहे हैं। ठीक है, सो आपको ध्यान रखना है कि सीनोसार्क के अंदर 2 सेल्स की लेयर देखने को मिलेगी, और ये लेयर कैसी होती है, लिविंग नेचर की होती है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखना है, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसको बोलेंगे एपिडर्मिस। ये क्या होगा, आपका एपिडर्मिस लेयर होता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये एपिडर्मिस होगा, और जो नीचे वाला जो लेयर होता है आपका, वो क्या कहलाता है, गैस्ट्रोडर्मिस कहलाएगा। गैस्ट्रोडर्मिस सबसे ऊपर वाला होगा एपिडर्मिस, और नीचे वाला क्या होगा, गैस्ट्रोडर्मिस। और इसके अंदर बेसिकली क्या है, फिलिंग होती है इन सेल के अंदर। इन सेल के अंदर फिलिंग होती है, इन फिलिंग्स को क्या बोलते हैं, मीजोग्लिया बोलते हैं। इनको क्या बोलेंगे,
मीजोग्लिया बोलेंगे। तो ये नाम आपको याद रखना है इसके बारे में। अब तक हमने जो पढ़ा तो क्या क्या पढ़ लिया कि अगर मैं इसका इतना सा पार्ट लेकर काट के इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखूं तो मुझे यहाँ पर 2 सेल्स की लिविंग लेयर देखने को मिलती है जिसको सीनोसार्क नाम देते हैं। इसका जो अपर लेयर होगा एपिडर्मिस होगा और अंदर वाला जो पार्ट होगा गैस्ट्रोडर्मिस बोलेंगे। इसके अंदर क्या है, कुछ फिलिंग्स होती है जिसको मीजोग्लिया बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो एपिडर्मिस है आपका, ये जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर का सिक्रीशन करता है। जो ये प्रोटेक्टिव लेयर है बेसिकली इस पूरा ये जो आपका हाइड्रोकैलस है इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो इसके ऊपर क्या है, एक इस तरीके से प्रोटेक्टिव कवरिंग का डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है, जो कि ये जो प्रोटेक्टिंग कवरिंग है, ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग बन रही है इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटेक्टिव कवरिंग। ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग किस नेचर का होता है, ध्यान रखना है, ये नॉन लिविंग नेचर का होता है। ये आपका नॉन लिविंग नेचर का होगा और नॉन लिविंग नेचर का है। और ये क्या है, सीनोसार्क के ऊपर प्रेजेंट है, उसके आउटर वाले पार्ट पे प्रेजेंट है, इसलिए इसको नाम देते हैं पेरिसार्क। इसको क्या नाम देते हैं, पेरिसार्क नाम देते हैं। ये ध्यान रखना है, ये आउटर लेयर होगा यानी सीनोसार्क के ऊपर प्रेजेंट होगा और ये पूरे स्ट्रक्चर को, पूरे कॉलोनी को क्या करता है, हाइड्रोइड कॉलोनी को प्रोटेक्शन का काम करता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसलिए इसको पेरिसार्क बोलते हैं। तो पेरिसार्क क्या है, इस तरीके से पूरे बॉडी के ऊपर कवर होगा। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान रखना है, ये पूरी तरीके से क्लोजली पैक्ड होता है। लेकिन जैसे ही हाइड्रेंथ की बात करते हैं तो जहां पर ये इस तरीके से हाइड्रेंथ पे आता है तो जो हाइड्रेंथ का जो डिस्टिल वाला पार्ट है, ये जो इसका डिस्टिल वाला पार्ट है, यहां पर ये जो पेरिसार्क है ये कप शेप स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें यहां पर ये अंदर की तरफ, ये जो अंदर की तरफ है ये वाला जो पार्ट है, यहां पर ये थोड़ा पतला हो जाता है। ऊपर की साइड डिस्टिल पार्ट तो क्या होता है, पेरिसार्क का फैला हुआ होता है, कप शेप स्ट्रक्चर बना रहा है। लेकिन अगर इसका पैरोक्सिमल पार्ट बात करें, ये इसका पैरोक्सिमल पार्ट है, ये इसका पैरोक्सिमल पार्ट है, तो इस पैरोक्सिमल पार्ट पे ये क्या होता है, पतला होता है। ठीक है, अब ये पतला है यहाँ पर और साथ के साथ ये क्या है, इस तरीके से रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, इस तरीके से रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है। और इस रिंग जैसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पेरिसार्कल एनुलाई बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जो पेरिसार्क है हाइड्रेंथ के डिस्टिल वाले पार्ट पे कप शेप स्ट्रक्चर बनाएगा और ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये जो नीचे वाला पार्ट है ये थोड़ा सा टैपर्ड हो जाएगा, पतला हो जाएगा और वहां पर रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं। और इन रिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पेरिसार्कल एनुलाई बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो पेरिसार्कल एनुलाई है बेसिकली ये क्या करता है, थोड़ी इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो हाइड्रोइड कॉलोनी है ये ससाइल होता है, मूवमेंट नहीं कर सकता, अपनी जगह पे फिक्स होता है। लेकिन जब ये पानी के अंदर होता है तो जब वाटर करंट या वाटर का जो फ्लो है, तो जब फ्लो इसके ऊपर जाएगा तो अगर सपोज करो इसके अंदर मूवमेंट थोड़ा बहुत नहीं होगा तो ये टूट सकता है। ठीक है, तो ये जो आपके पेरिसार्कल एनुलाई है ये इसको स्विंग मूवमेंट में हेल्प करते हैं, जैसे पत्ते से हिलते नहीं है उसी तरीके से ये क्या है, इसको थोड़ा सा इस तरीके से हिलने में मदद करता है, जिससे कि ये क्या है, पूरा ही ब्रेक ना हो सके। ठीक है, सो ध्यान रखना है ये पेरिसार्कल एनुलाई के बारे में। ठीक है, तो इनको एक बार सीनोसार्क को समझ लेते हैं। तो यहां पर क्या है, द इनर लिविंग पोर्शन। ठीक है, इनर होता है लिविंग पोर्शन ऑफ द कॉलोनी, जिसको हम क्या बोलेंगे, सीनोसार्क बोलेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्यूबुलर शेप का होगा और इसके अंदर सेलुलर वॉल्स प्रेजेंट होती है, अभी हमने देख लिया। इसके अंदर एक कैनाल प्रेजेंट होता है जिसको हम सीनोसार्कल कैनाल या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोलेंगे। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, इसी को सीनोसार्कल कैनाल या इसी को क्या बोल सकते हैं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोल सकते हैं। इसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी हम इसका नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखनी है। सो आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो सीनोसार्क के बारे में हमने इतनी चीजें डिस्कस कर ली। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म के अंदर आप क्या देखोगे कि आपको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी देखने को मिलती है। ठीक है, आपको क्या देखने को मिलती है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी देखने को मिलती है। और ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ये वाली जो कैविटी है इसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये कंटिन्यूअस विद दोज ऑफ इट्स जॉइड, यानी ये क्या है, ये जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है जॉइड के अंदर कंटिन्यूअस होती है। यानी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, ये जो हाइड्रेंथ वाली चीज है, हाइड्रेंथ के अंदर भी ये स्ट्रक्चर आपको अच्छे से देखने को मिल जाता है। ठीक है, सो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है।
तो आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ समझ में आ रही है, ये तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद क्या है कि जो सेलुलर जो वॉल्स होता है, जो भी हमने देखा, वो कैसा होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है। डिप्लोब्लास्टिक का अंदर आप देखोगे कि इसके अंदर दो लेयर्स प्रेजेंट है, ठीक है, जिसमें से जो आउटर है उसको एपिडर्मिस बोलेंगे और इनर वाले को, अंदर वाले को गैस्ट्रोडर्मिस होता है। तो अभी हमने देखा था कि जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर वो क्या हो जाएगा आपका एपिडर्मिस, ये क्या होगा एपिडर्मिस, और ये अंदर वाला क्या होगा आपका गैस्ट्रोडर्मिस होता है, ठीक है, अंदर वाला गैस्ट्रोडर्मिस होगा। ध्यान रखना है सिनोसार कैसा होता है, लिविंग नेचर का होता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, इनके अंदर, इसके अंदर क्या होता है, जिलेटिनियस मीजोग्लिया प्रेजेंट होता है दोनों लेयर के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना है। अब ये जो बोथ और जो एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस है वो क्या करता है, वही सेल, मतलब उसी तरीके के सेल प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर जैसा कि हाइड्रा के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। सो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट अब पेरिसार के बारे में बात करते हैं। तो पेरिसार का भी आपको मैंने बताया कि ये जो आउटर लेयर होता है टफ होता है, ट्रांसपेरेंट होगा, येलोइश कलर का होगा, ब्राउन नॉन लिविंग काइटिनियस लेयर होता है, ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद क्या है कि इट इज सिक्रीटेड बाय एपिडर्मिस, यानी ये किससे सिक्रीट होता है, एपिडर्मिस से होता है। जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि जो पेरिसार्क है, तो जो एपिडर्मिस था वो एपिडर्मिस इसको सिक्रीट करता है, ठीक है। और ये इसका मेन फंक्शन कैसा होगा, प्रोटेक्टिव होगा, सपोर्टिंग होगा, एक्सोस्केलेटन की तरफ वर्क करेगा, कॉलोनी को ये क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो ओल्डर कॉलोनीज होती हैं, ठीक है, वो पेरिसार्क को सेपरेट फ्रॉम द सिनोसार्क बाय द स्पेस, यानी पेरिसार्क और सिनोसार्क के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक स्पेस खाली देखने को मिलता है। जैसे कि अब यहाँ पर देखें तो इसके ऊपर की जो लेयर है यहाँ पर इस तरीके से बीच में स्पेस खाली देखने को मिल जाएगी, जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब वहां पर क्या है, आपको लास्ट एनुलर कॉन्स्ट्रिक्शंस देखने को मिलेंगे। जो हाइड्रेंथ अभी हमने देखा था, हाइड्रेंथ के जस्ट नीचे यहाँ पर इस तरीके से एनुलर कॉन्स्ट्रिक्शंस देखने को मिलता है, जिसको हम पेरिसार्कल एनुलाई बोलते हैं, जो कि बेस पर होगा। और ये क्या करेगा कि एक लिमिटेड मूवमेंट अलाउ करता है, जिसको स्विंग मूवमेंट बोलते हैं। सो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है इसके बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें जॉइड्स की, तो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको दो टाइप के जॉइड्स देखने को मिल जाते हैं, जिसको बोलते हैं, एक को बोलेंगे पॉलिप या हाइड्रेंथ या गोनेंजिया, और दूसरा क्या होता है, गोनेंजिया। ये तो होता है न्यूट्रिटिव, ये क्या होगा, न्यूट्रिटिव होगा। और गोनेंजिया का मतलब क्या होता है, ये रिप्रोडक्टिव है, ये आपका रिप्रोडक्टिव होगा, ठीक है, रिप्रोडक्टिव होगा। ये आप चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखना है कि ये जो दोनों टाइप के जो आप देख रहे हो जॉइड्स, वो मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, क्योंकि एक का काम कैसा होता है, न्यूट्रिटिव नेचर का होता है, और एक का काम कैसा होता है, रिप्रोडक्टिव नेचर का होता है, ठीक है। सो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है इसके बारे में। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एक गोनेंजियम देखने को मिल रहा है, उसके अलावा दूसरा क्या है, आपके पास हाइड्रेंथ देखने को मिल रहा है। तो ये दो डिफरेंट टाइप के यहाँ पर आपको क्या मिलते हैं, जॉइड्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये चीज़ आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। तो एक चीज़ और भी याद रखना है कि अगर दो आपको दिख रहे हैं, दो यहाँ पे जॉइड्स देखेंगे, तब तो उसको बोलेंगे डायमॉर्फिक, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और तीन देखने को मिलेगा, जैसे कि हाइड्रेंथ हो गया, गोनेंजिया हो गया और मेड्यूसा हो गया, तब क्या बोल देंगे, ट्राइमॉर्फिक बोलेंगे, ठीक है। सो ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। अब हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉलिप के बारे में, जो भी हमने डिस्कस किया था, या इसको हाइड्रेंथ के बारे में बात करते हैं। तो ये जो पॉलिप या जो हाइड्रेंथ है वो कैसा होता है, न्यूट्रिटिव जॉइड होता है, ये जस्ट अभी हमने डिस्कस कर लिया। और ये कैसा होता है, येलोइश रेडियल सिमेट्रिकल होता है, और बिल्कुल एक मिनिएचर हाइड्रा के जैसे से मिलता जुलता होता है, ठीक है। अब इसके जो डिस्टिल वाला पॉइंट होता है, यहाँ पर जो डिस्टिल वाला पॉइंट है, जो दूर वाला पॉइंट है, वहां पर आपको एक हाइपोस्टोम देखने को मिलता है। यहाँ पे एक माउथ जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसको यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, हाइपोस्टोम बोल रहे हो, ठीक है। सो ये माउथ जैसा स्ट्रक्चर है, इसको हम हाइपोस्टोम बोलते हैं, जिसमें क्या होगा, टर्मिनल यानी इसके एंड पर माउथ प्रेजेंट होगा, और इसके ऊपर 30 सॉलिड फिलीफॉर्म टेंटिकल्स होते हैं। यानी ये जो टेंटिकल्स आप देख रहे हो, इसके जो टोटल नंबर होंगे वो कितने होंगे, 30 होंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। इसके चारों तरफ पेरिसार्क की कवरिंग होगी, और यहाँ पे जो पेरिसार्क होगा वो कप शेप स्ट्रक्चर बनाता है, एक प्रोटेक्टिव शीट बनाएगा, जिसको हम हाइड्रोथीका बोलेंगे। ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो इंटरनल सेल्फ या जो बेस होता है, वो इसको क्या करता है कि पूरी तरीके से यहाँ पर इस तरीके से ये एनुलर रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, जो इसके मूवमेंट में हेल्प करेगा। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्या है, गोनेंजियम, या इसको हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव जॉइड बोलेंगे, ठीक है। सो ये जो ब्लास्टोस्टाइल है आपका, ठीक है, ये एक क्लब शेप बॉडी स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, ध्यान रखना है। और ये क्या होगा, जब हाइड्रोकैलस फुल्ली डेवलप होता है तब प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी हाइड्रेंथ बनने के बाद इसके एक्सेल पॉइंट पे होगा। ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। और ये कैसा होता है, नैरो शेप का होगा, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, ध्यान रखना है।
इसके जो ये माउथ होता है ना, यहाँ पे माउथ पे ये जो माउथ वाला पार्ट होता है, ये जो डिस्टल वाला पार्ट होता है, इसको गोनोफोर बोलते हैं। ये गोनोफोर होगा। जैसे कि अभी हमने हाइड्रांथ में देखा था कि यहाँ पर ऊपर हिप्नोस्टोम वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, यानी यहाँ पर भी स्ट्रक्चर देखना था आपको, हिप्नोस्टोम देखने को मिल रहा था जहाँ पे माउथ बन रहा था। सेम एज ऐसा ही स्ट्रक्चर क्या होता है आपको गोनेंजियम में भी देखने को मिलेगा। ऊपर क्या होगा, एक माउथ जैसा स्ट्रक्चर बनता है जिसको गोनोफोर बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, एसेक्सुअल डिवीजन की वजह से यहाँ पर क्या है, मेड्यूसा का फॉर्मेशन होता है, और जब मेड्यूसा फुल्ली डेवलप होगा तो इन गोनोफोर की मदद से मेड्यूसा बाहर निकलता है, और जैसे ही मेड्यूसा बाहर निकलेगा अब ये क्या हो चुका है, ट्राइमॉर्फिक नेचर का हो जाएगा, ध्यान रखना है। अब जो ब्लास्टोस्टाइल जो स्ट्रक्चर्स है उसके अंदर एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं जो कि सेक्सुअल इंडिविजुअल मेड्यूसा का फॉर्मेशन करते हैं, और वो जो गोनोफोर की मदद से बाहर आ जाएंगे। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी होगी इसके बारे में, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक की चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आई डोंट थिंक कि आपको यहाँ तक कोई डाउट बनना चाहिए, फिर भी कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो मे बी आपको डाउट कॉज कर सकते हैं, तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। इस लेक्चर का जो पूरा पीडीएफ है डायरेक्टली आप एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर अब आगे बात करते हैं। अभी जो ब्लास्टोस्टाइल या गोनेंजियम है, ठीक है, इसके ऊपर क्या होगा, गोनोथीका, वही पेरिसार की कवरिंग होती है जिसको अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, गोनोथीका बोलेंगे। ये क्या हो सकता है, प्रोटेक्टिव होता है, वॉस लाइक कैप्सूल का फॉर्मेशन करता है। यानी अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो आप देखोगे कि अंदर से तो स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, जहाँ पे मेड्यूसी डेवलप हो रहा होता है, और उसके ऊपर इस तरीके से कप शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और नीचे क्या है, अगेन एनुलर रिंग जैसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। जब ये मेड्यूसी डेवलप हो जाएंगे तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो गोनोफोर, इसकी मदद से जो मेड्यूसी है या मेड्यूसा है वो बाहर निकल आते हैं। ये बात आपको याद रखना है। सो द एंटायर रिप्रोडक्टिव यूनिट इंक्लूडिंग गोनोथीका, ब्लास्टोस्टाइल्स एंड डेवलपिंग मेड्यूसा इज कॉल्ड एज गोनेंजियम। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या नाम देंगे, गोनेंजियम नाम देंगे। इसको क्या नाम देंगे, गोनेंजियम नाम देंगे इस पूरे स्ट्रक्चर को, ठीक है। अब अगर हम बात करें एक मैच्योर ओबिलिया की कॉलोनी क्या होती है, ट्राइमॉर्फिक होती है। मैच्योर क्यों ट्राइमॉर्फिक होती है, क्योंकि इसके अंदर आपको 3 टाइप के आप स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। यानी एक फीडिंग जॉइड्स होगा, यानी एक न्यूट्रिटिव जॉइड होगा जिसको हाइड्रेंथ बोलेंगे, एक रिप्रोडक्टिव जॉइड होगा जिसको ब्लास्टोस्टाइल बोलेंगे, और एक सेक्सुअल इंडिविजुअल होगा जिसको मेड्यूसी बोलते हैं, ठीक है। तो इन सभी लेयर्स की प्रेजेंस की वजह से ये जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं, इनकी प्रेजेंस की वजह से क्या नाम देंगे इसको, हम इसको बेसिकली ट्राइमॉर्फिक स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक की चीजें समझ में आ रही होगी। लेक्चर थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन वर्थ इट है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको हमें कवर करना है। तो जब हम इनको कवर कर लेंगे तो हमें सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। सो ये थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो थोड़ा पेशेंस के साथ आपको समझना होगा। पानी वानी लेकर बैठो, बीच बीच में पी लो, पॉज करो और इसको समझो। अगर मुझे लगता है कि थोड़ा स्पीड में आप चाहो तो 1.5 में भी इसको आप सुन के इसको समझ सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक की चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब हम क्या बात करेंगे, हिस्टोलॉजी के बारे में बात करेंगे। हिस्टोलॉजी का मतलब कि टिश्यू स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं। तो हिस्टोलॉजी का सिंपल मतलब होता है टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू, ठीक है, स्टडी ऑफ टिश्यू। तो कौन कौन से टिश्यू या सेल्स की जो लेयर प्रेजेंट है उसके बारे में बात करेंगे। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि 2 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे बाहर वाला क्या होता है, एपिडर्मिस होगा, और इनर वाला क्या होता है, गैस्ट्रोडर्मिस होता है। और उसके अंदर क्या है, इन दोनों के अंदर आपको जिलेटिनियस लेयर प्रेजेंट होता है जिसको मीजोग्लिया बोलते हैं। अभी जस्ट मैंने डायग्राम बनाया था, आई होप आपको डायग्राम याद आ रहा हो। तो इस तरीके की लेयर बनाई थी मैंने, इस तरीके से 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, इस तरीके से ये 2 लेयर्स प्रेजेंट होंगी। तो ये जो लेयर हैं, आउटर वाला जो है उसको क्या नाम दिया, इसको नाम दिया एपिडर्मिस, और जो अंदर वाला है, जो इनर वाला है, इसको क्या नाम दिया, गैस्ट्रोडर्मिस नाम दिया। अब ये जो आपका एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस है, इसके अंदर क्या है, जिलेटिनियस सब्सटेंस फिल्ड होता है। इस जिलेटिनियस को ही हमने क्या नाम दिया, मीजोग्लिया नाम दिया, ठीक है। इसको क्या नाम देंगे, मीजोग्लिया नाम देंगे। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। तो इसी चीज़ को हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। तो जो मीजोग्लिया लेयर होती है वो डेलिकेट होती है, सॉफ्ट होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, और नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर होगी। तो इसके बारे में आपको अच्छे से समझना होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके एपिडर्मिस का, जो सबसे ऊपर वाला स्ट्रक्चर है। तो अगर हम एपिडर्मिस की बात करें तो जनरली आप देखेंगे कि ये प्राइमरली किससे बना होता है, लार्ज एपिथीलियो मसल सेल से बना होता है, जो कि विद लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर, जिसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर भी प्रेजेंट होंगे। यानी क्या होगा, एपिथीलियो मसल सेल्स अलोंग विद द
लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर, ठीक है। और ये जो मसल फाइबर्स है बेसिकली क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे कि जो निमेटोसिस्ट या निमेटोब्लास्ट सेल्स होता है उनको रिलीज करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। अभी जो मसल फाइबर है ये क्या करता है, रैपिड शॉर्टनिंग ऑफ द बॉडी टेंटिकल्स, यानी टेंटिकल्स को शॉर्ट करने का काम करता है इन मसल फाइबर की वजह से, ठीक है। अभी जो स्टिंगिंग सेल्स होता है जिसको हम निमेटोसिस्ट बोलते हैं, दे आर अबंडेंट ऑन द टेंटिकल्स, यानी सबसे ज्यादा जो स्टिंगिंग सेल्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, टेंटिकल्स में प्रेजेंट होंगे, ध्यान रखना है। उसके अलावा जो नर्व नेट इज प्रेजेंट, अनलाइक हाइड्रा, जर्म सेल्स आर नॉट फॉर्म्ड इन द एपिडर्मल लेयर ऑफ द पॉलिप, यानी जैसे कि हाइड्रा के अंदर आप देखोगे कि वहां पर क्या है, एपिडर्मल लेयर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं जर्म सेल्स का, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, नर्व नेट प्रेजेंट होंगे, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर हम गैस्ट्रोडर्मिस की बात करें तो गैस्ट्रोडर्मिस कहाँ प्रेजेंट होगा, गैस्ट्रोडर्मल लाइंस के अंदर प्रेजेंट होगा, और ये क्या करेगा, उसके बाद गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का फॉर्मेशन होता है, यानी ये आपका क्या होगा, गैस्ट्रोडर्मिस, उसके बाद ये जो कैविटी आप देख रहे हो ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, या इसको सीनोसार्कल कैविटी भी बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो बेसिकली जो गैस्ट्रोडर्मिस है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मीजोग्लिया प्रेजेंट होगा, या फिर आप बोल सकते हैं न्यूट्रिटिव मसल लेयर होगा ये, ठीक है। इसका काम क्या है, फ्री एंड ऑफ दीज सेल्स फॉर्म सूडोपोडिया टू इनगल्फ द डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल, यानी यहाँ पर आप देखोगे सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है, और ये सूडोपोडिया क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है, फूड को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। सो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पर जो न्यूट्रिटिव मसल सेल्स होता है उसके अंदर सूडोपोडिया होगा, जो कि बेसिकली क्या करेगा, फूड मूवमेंट और सर्कुलेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सर्कुलर unstriped muscles fibers of the hypnostome helps close the mouth and reduce the gastrovascular cavity, यानी यहाँ पर जो सर्कुलर स्ट्राइप्ड मसल होता है ऊपर की तरफ जो हिप्नोस्टोम में, ये क्या करेगा, इस कैविटी को बंद करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो ग्लैंड्स है वो डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में, जो फूड को डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। टेंटिकल सॉलिड होते हैं, और इसके अंदर सिंगल रो ऑफ लार्ज वैक्यूलेटेड गैस्ट्रोडर्मल सेल्स प्रेजेंट होगा, ये बात आपको याद रखना है, यानी टेंटिकल्स के अंदर एक लार्ज वैक्यूलेटेड गैस्ट्रोडर्मल लेयर होगा, यानी टेंटिकल्स के अंदर लार्ज लार्ज क्या होगा, गैस्ट्रोडर्मल सेल लेयर प्रेजेंट होता है। सो ये बात आपको इसके बारे में याद रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके फिजियोलॉजी के बारे में कि ये जो ओबिलिया का हाइड्रोइड कॉलोनी है वो फंक्शन कैसे करता है, इसकी फिजियोलॉजी क्या है, इसको समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम मूवमेंट की बात करें तो क्योंकि इनकी जो हाइड्रोइड कॉलोनी है वो कैसी होती है, ससाइल नेचर की होती है। ये कैसी है, ससाइल नेचर की है। ससाइल नेचर का मतलब क्या है कि इनके अंदर किसी भी तरीके का मूवमेंट देखने को नहीं मिलता, नो मूवमेंट, यानी यहां पर आप देखेंगे कि किसी भी तरीके का पाथ में कोई चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि जो हाइड्रोराइजा है वो बेस से फिक्स हो चुका होता है। तो ये ऐसा नहीं कि अपनी प्लेस चेंज करके ये यहां से यहां पर आ जाए, ये नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये बेस से फिक्स्ड होता है, बेस ही फिक्स्ड होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको बाकी जो ऊपर वाले जो ये बेसिकली अलग अलग यहाँ पे जो आउटग्रोथ देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको छोटा सा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, यानी ये हिल सकता है, यानी पानी के अगर डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में थोड़ा बेंट हो सकता है, ठीक है। और वो बेंट क्यों हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपने भी देखा कि पेरिसार्कल एनुलाई हैं, ये जो पेरिसार्कल एनुलाई हैं ये बेसिकली हेल्प करते हैं बेंडिंग में, थोड़ा सा इसके मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। सो ही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो ओबिलिया होता है वो ससाइल होता है, यानी इसके अंदर किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं देखने को मिलता जिससे कि वो अपनी जगह को बदल सके, ठीक है। बस यहाँ पर एनुलर कॉन्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है जिसको हम पेरिसार्कल एनुलाई बोलते हैं, जो कि स्विंग मोशन में हेल्प करता है ड्यू टू वाटर करंट, यानी पानी अगर इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो ये थोड़ा बहुत बेंट हो सकता है, और किसकी वजह से हो सकता है, इन पेरिसार्कल एनुलाई की वजह से हो सकता है। सो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जो इंडिविजुअल जॉइंट होता है, जिसको स्पेशली हम अगर हाइड्रेंथ की बात करें तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, एक्सपेंड कर सकता है, अपनी बॉडी को बेंड कर सकता है, टेंटिकल्स को, ये सारी चीज़ें यहाँ इसके अंदर पॉसिबली हो सकती हैं, ठीक है। बट अपने प्लेस कोई चेंज नहीं कर सकता, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी होगी इसके बारे में, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट आप बात करते हैं कि इनके अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो जस्ट अभी मैंने बताया कि क्या होते हैं, बेसिकली कार्निवोरस टाइप के होते हैं, बेचारे क्या करते हैं, पानी के अंदर जो मौजूद जो जॉइड्स होते हैं या जो दूसरे क्रस्टेशियंस होते हैं या वॉर्म्स होते हैं उनको खाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो पॉलिप होता है वो कैसा होगा, कार्निवोरस होगा, और ये क्या करता है, प्रे करता है स्मॉल एक्वेटिक क्रस्टेशियंस, यानी जितने स्मॉल एक्वेटिक क्रस्टेशियंस होते हैं इनके ऊपर ये फीड करता है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो डाइजेशन है 2 स्टेप में कंप्लीट होगा। जैसे सबसे पहले क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर डाइजेशन हो जाएगा पहले,
यानी पहले क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा, उसके बाद ये जो पार्शली डाइजेस्टेड है वो अंदर जाएगा, उसके बाद इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलती है, एक तो एक्स्ट्रा सेलुलर और दूसरा क्या होगा, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, दोनों ही देखने को यहाँ पर आपको मिल जाता है। ठीक है, सो ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे जो फूड सर्कुलेटेड थ्रू द एंटायर कॉलोनी वाया द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फ्लैजिला इन द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, यानी यहाँ पर जितने भी दूसरे दूसरे हाइड्रेंट्स है उन सभी तक फूड पहुंचाने का काम कौन करता है, जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर आप जो देख रहे हो यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट है, ये फ्लैजिला के मोशन की वजह से, मूवमेंट की वजह से पूरा जो फूड है अलग अलग कॉलोनीज में ट्रांसफर होता है, यानी अलग अलग हाइड्रेंट में ट्रांसफर होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो इनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी के बाहर भी माउथ के थ्रू ही किया जाता है, यानी माउथ के थ्रू बॉडी मतलब फूड एंटर करता है और माउथ के थ्रू ही वेस्ट बाहर एंटर करता है, क्योंकि यहाँ पर एनस नहीं होता, यहाँ पर क्या है, एनस एब्सेंट होता है, नो एनस। ठीक है, एनस यहाँ पर क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, सो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है इसके बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन के बारे में, तो जनरली आपको ध्यान रखना है कि जैसे ह्यूमंस में या दूसरे एनिमल्स में रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन के लिए डेडिकेटेड ऑर्गन होता है, तो यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई डेडिकेटेड ऑर्गन नहीं होता। सो नो डेडिकेटेड ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, सो यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी इस डेडिकेटेड ऑर्गन नहीं होता। तो सवाल आता है कि जब इनके पास कोई डेडिकेटेड ऑर्गन ही नहीं है तो ये किस तरीके से रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन करने वाले हैं। तो इस सवाल का सबसे आसान सा जवाब है कि ये जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है इसी के अंदर क्या होगा, जो पानी के अंदर जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, अब होगा क्या कि ये जाने के बाद डिफ्यूजन के थ्रू ये आसानी से ये सेल के थ्रू डिफ्यूज कर लेते हैं और उसी में क्या होगा, वेस्ट को भी निकाल देते हैं। तो ये सारा का सारा क्या होगा, डिफ्यूजन की मदद से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे किसी भी तरीके का कोई भी स्पेशल ऑर्गन नहीं है रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन के लिए। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है वो डायरेक्टली क्या है कि सराउंडिंग वाटर के थ्रू सेल्स के अंदर डिफ्यूज हो सकता है, सेम एज कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट है वो भी क्या है, डिफ्यूजन की मदद से ही उसके अंदर बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है प्राइमरली क्या होगा, अमोनिया होगा। ये बात आपको अच्छे से याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पर जो एक्सक्रीशन होता है उसके अंदर जो प्राइमरी प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है। ठीक है, सो यहाँ पे जो प्राइमरी प्रोडक्ट है वो बेसिकली अमोनिया होगा, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे वाटर क्या है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर एंटर करेगा, यानी पॉलिप या हाइड्रेंट के माउथ के थ्रू। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टली कांटेक्ट में आएगा गैस्ट्रोडर्मल सेल्स के और वहीं पे गैसेज एक्सचेंज हो जाएगा। यानी ये जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी थी जिसके अंदर अभी हमने पढ़ा कि इस तरीके से दो सेल्स की लेयर है, जिसको एक को एपिडर्मिस एक को गैस्ट्रोडर्मिस बोला, और ये जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है इसके अंदर पानी के थ्रू क्या होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। अभी जो ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन के अंदर क्या होगा कि आप देखोगे कि डिफ्यूजन होगा, यहाँ से डिफ्यूजन होने वाला है इस तरीके से। जैसे जैसे डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन की मदद से ही क्या होगा कि इसके अंदर जो गैस प्रेजेंट है या जो एक्सक्रीशन है डिफ्यूजन की मदद से हो जाएगा। ठीक है, सो ये बात आपको अच्छे से याद रखना होगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अब बात करेंगे इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, क्योंकि यहाँ पर आप जो देख रहे हो कि जो इसके हाइड्रेंट कॉलोनी है या जो पॉलिप फॉर्म है इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होने वाला है, यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बडिंग के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, बडिंग की मदद से ये अपनी कॉलोनी को बढ़ाता है, यानी कॉलोनी की साइज को बढ़ना स्टार्ट करवाता है। ठीक है, सो ये बात आपको अच्छे से याद रखना है कि यहाँ पर बडिंग होगा। ठीक है, लेकिन जो मेड्यूसा है, मेड्यूसा के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो हम मेड्यूसा की तो बात अभी यहाँ पर कर नहीं रहे, तो हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, हाइड्रेंट के बारे में या पॉलिप के बारे में। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन होगा वो एसेक्सुअल होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस मेथड से होगा, बडिंग के थ्रू होगा। वो किसके थ्रू होगा, बडिंग के थ्रू होगा। ठीक है, सो ये बात आपको अच्छे से याद रखना है कि बडिंग की मदद से रिप्रोडक्शन होगा और उसी के थ्रू ये क्या करता है, अपने मतलब कि जो कॉलोनी का साइज है वो बढ़ाता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब यहाँ पर टेम्परेचर पानी का 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, उस केस में क्या होगा कि जो गोनेंजिया है वो ब्रेक हो जाएगा, यानी टूट जाएगा और नीचे की तरफ सेटल डाउन होके नई कॉलोनी का फॉर्मेशन कर देता है। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा लेक्चर आज यहीं पे समाप्त होता है। होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप डायरेक्टली कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।